गुड मॉर्निंग। आज का एडिटोरियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है बिकॉज इसमें कई ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा अलग हैं। इसलिए इस एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से लास्ट तक देखें और इससे रिलेटेड वर्ड्स को नोट डाउन करें। उसके बाद जब वीडियो बन जाएगा तो जब अपलोड होगा यूट्यूब पे तो मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन में सारे वोकैब्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज का एडिटोरियल का टाइटल देख सकते हैं, लिखा हुआ है मीडिया एंड सेडिशन। इस टाइटल को समझने से पहले आपको ये बतला देना ज़रूरी है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बारे में एडिटोरियल बात करने वाला है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक मामला प्रकाश में आया था जिसके अंतर्गत एक जर्नलिस्ट जिनका नाम था विनोद दुआ, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए थे। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार की आलोचना की थी, कुछ ऐसी बातें की थी जिससे सरकार को लगा कि ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही उनको लगा कि ये जिसके कारण दंगे फैल सकते हैं या ऐसा कुछ लगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा दिए गए। तो मीडिया एंड सेडिशन इसलिए इसका टाइटल दिया गया कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो मीडिया से रिलेटेड होते हैं। और आजकल जो मीडिया है वो कई अलग अलग चैनल्स, आप चाहे यूट्यूब पे देखो या फेसबुक वगैरह पे देखो, पर्सनल चैनल्स खुल गए हैं जिसमें कुछ भी परोसा जाता है, कुछ भी बोला जाता है। तो इस पे थोड़ी सी तो निगरानी होनी चाहिए। बट जैसा कि आपको पता है कि जो मीडिया होता है हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है, तो ऐसे कंडीशन में उनको ये आज़ादी होती है कि सरकार की आलोचना करें। सरकार की आलोचना को देशद्रोह के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है, इस बात पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए टाइटल दिया हुआ है मीडिया एंड सेडिशन। तो हाल फिलहाल में इसके बारे में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इसमें जो मामला था उसको रफा दफा कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है और जो जर्नलिस्ट हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिला है। इसलिए लिखा हुआ है ऑन सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ दिया गया है किसको? जर्नलिस्ट्स को, यानी जो मीडिया कर्मी होते हैं उनको, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो होते हैं उनको। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग्स ऑन केसेस ऑफ सेडिशन। जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आए, रूलिंग्स का मतलब फैसला आया, वर्डिक्ट कह लो, ऑन केसेस ऑफ सेडिशन। सेडिशन का मतलब राजद्रोह। गिव होप, एक आशा प्रदान करता है। द लॉ विल बी रीएग्जामिन्ड, जो कानून है, सेडिशन के चार्जेस हैं, इसको फिर से क्या किया जाएगा? एग्जामिन किया जाएगा, इसका फिर से अवलोकन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ लॉन्ग बिन रिकॉग्नाइज्ड दैट, ये बहुत पहले से प्रमाणित किया जा चुका है, मान्यता प्राप्त है कि, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त होना, वैलिड होना, प्रमाणित होना। क्या? दैट की अस्ट्रिडेंट, अस्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर, ठीक है, वैसी बात बोलना जिससे किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे, वो स्ट्राइडेंट होता है। तो स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी क्रिटिसिज्म जिससे किसी को बुरा लगे। तो ये बहुत पहले से ही प्रमाणित है कि स्ट्राइडेंट यानी कठोर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कठोर आलोचना, विल नॉट अमाउंट टू, विल नॉट बी इक्वल टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू, उसको इस तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। किस तौर पे? एन अटेम्प्ट टू एक्साइट डिससेटिस्फैक्शन, ए पर इस रूप में कि एक प्रयास है। एक्साइट मतलब होता है प्रोवोक करना यानी उकसाना। डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष। एंड डिसलॉयल्टी का मतलब होता है ब्रीच ऑफ फेथ, अनिष्ठा। जो निष्ठा हुआ लॉयल्टी, और अनिष्ठा, निष्ठा न रखना, डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। चलिए सबका मीनिंग आपको पता चल गया। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब, डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष। एक्साइट का मतलब होता है भड़काना, प्रवोक करना। डिसलॉयल्टी का मतलब होता है ब्रीच ऑफ फेथ, फेथ को तोड़ देना, या फिर कहो अनिष्ठा दिखाना सरकार के प्रति, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं क्या बोला गया कि बहुत पहले से इस बात को मान्यता प्राप्त है कि जो सरकार की जो कठोर आलोचना होती है उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि ये असंतोष और अनिष्ठा फैलाने की कोशिश की जा रही है सरकार के खिलाफ, ठीक है, इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ये कहा जा रहा है एडिटोरियल में। एट द आर्केइक एंड कॉलोनियल व्यू दैट, फिर भी
जो आर्केइक का मतलब होता है प्राचीन, और कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश के समय का जो स्थिति थी, कॉलोनीज थे, उनकी व्यू है। व्यू का मतलब मत है कि दैट मीन्स कि एन इनटेम्परेट का मतलब होता है अनर्गल, फालतू, अटैक ऑन एन इनकम्बेंट रूलर, कि फालतू में या अनर्गल अटैक करना किसके ऊपर, इनकम्बेंट मतलब सत्ताधारी, जो सत्ता में भी सरकार है, रूलर मतलब शासक, शुड बी मेट विथ फियर्स प्रोसिक्यूशन, शुड बी मेट विथ फियर्स प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर कड़ी मुकदमा चलना चाहिए। जो प्राचीन और कॉलोनियल व्यू कहता है कि वैसे अनर्गल अटैक करेंगे अगर आप सत्तारूढ़ सरकार पे या सत्तारूढ़ शासक पे, तो एक ऐसे में क्या होना चाहिए, एक फियर्स का मतलब कड़ा, प्रोसिक्यूशन का मतलब मुकदमा होना चाहिए। फॉर सेडिशन, किसके लिए, सेडिशन मतलब राजद्रोह के लिए। प्रीवियस वर्ड का मतलब होता है अभी भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एमंग मेनी इन पावर इवन टुडे, जो कि अभी भी मौजूद है कई के मामले में आज भी। यानी प्राचीन समय में कहा जाता था कि अगर सरकार या रूलर जो कि इनकम्बेंट है उसकी अगर आलोचना करते हैं, उसके बारे में अनर्गल बातें करते हैं, तो सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, जो कि अभी भी वर्तमान है, अभी भी मौजूद है। प्रिवेल का मतलब मौजूद होना, एग्जिस्ट करना, अभी भी मौजूद है कई पावर में जो लोग हैं उनके बीच में। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जजमेंट का मतलब फैसला। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेस्ड का मतलब होता है खारिज कर देना, अ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश अगेंस्ट जर्नलिस्ट विनोद दुआ, विनोद दुआ के खिलाफ जो रजिस्टर किया गया था केस, कहाँ केस किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया गया एक उनके खिलाफ जो केस किया गया था, क्रिमिनल केस हिमाचल प्रदेश में। और किसके खिलाफ किया गया था, जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है विनोद दुआ के खिलाफ। कैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, बाई के द्वारा। इनवोकिंग का मतलब होता है रेफ़र करना, रेफ़र का मतलब उसका हवाला देते हुए, रेफ़र टू का मतलब हवाला देते हुए, या फिर कह सकते हो साइटिंग, साइट करना, हवाला देते हुए। किस बात को हवाला देते हुए, द नैरो डाउन मीनिंग ऑफ वाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है रिगार्डेड एज, यानी उस मीनिंग को कम करते हुए, जो कि एक सेक्शन है 124A ऑफ द IPC, उसका हवाला देते हुए। कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है बी रिगार्डेड है, उसको इस तौर पे देखा जा सकता है। नैरो डाउन का मतलब कम करते हुए, ठीक है। अंडर सेक्शन 124 ऑफ द IPC द प्रोविज़न फॉर सेडिशन, 124 याद रखिएगा, आपके लिए जिक्के के लिए क्वेश्चन हो सकता है। IPC का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड COD, जिसको दंड संहिता भी बोला जाता है। तो भारतीय दंड संहिता के 124A का जो प्रोविज़न है, सेक्शन है, उसके तहत ऑफेंस के मामले में, यानी कि जो सेडिशन के मामले को ये देखता है, ए वाला प्रोविज़न, ए सेक्शन। तो प्रोविज़न फॉर सेडिशन है सेट आउट इन केदारनाथ सिंह 1962। ए कब सेट आउट किया गया था, 1962 में, यानी इसके लिए पहले मसौदा जो तैयार हुआ था 6 अक्टूबर 1906, ये तो बहुत पुराना है। 19 जो इंडियन पीनल कोड की बात करें तो 1860 का है। उसके बाद जो आया, इसमें एक प्रोविज़न बनाया गया है इसी में, यानी फिर से समझ लीजिए IPC जो है इंडियन पीनल कोड, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1860 का मामला है। उस समय इसके बारे में सोचा गया और ये फोर्स में कब से आया, 1862 में आया था। फिर इसमें सेडिशन के जो केसेस हैं उसमें ऐड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1962 में केदारनाथ सिंह का जो वर्डिक्ट है उसका हवाला देते हुए, यानी जो 124A के अंतर्गत जो केदारनाथ सिंह का जो ए है वर्डिक्ट है, उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जर्नलिस्ट के खिलाफ केस हुए थे उसको क्या कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। एवरी जर्नलिस्ट द कोर्ट हैज़ रूल्ड, कहा गया कोर्ट ने क्या रूल किया है कि एवरी जर्नलिस्ट इज़ इंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन,
प्रत्येक जर्नलिस्ट जो है वो हकदार है। एंटाइटल का मतलब होता है हकदार होना, किस चीज़ का? प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा का अधिकारी है। ऑफ दैट जजमेंट, उस जजमेंट से, यानी जो जजमेंट दिया गया है केदारनाथ सिंह का, उसके तहत प्रत्येक जर्नलिस्ट को सुरक्षा मुहैया किया जा सकता है। विच सेड, यानी जो जजमेंट है वो क्या कहता है? जजमेंट कहता है 1962 वाला 124 ऑफ द आईपीसी में जो प्रोविज़न है सेडिशन का, केदारनाथ सिंह का 1962, वो कहता है कमेंट्स, टिप्पणियाँ, हाउएवर, हालांकि, स्ट्रांगली वर्डेड, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन, डिसअप्रोवेशन का मतलब होता है डिसअप्रूवल, नापसंदगी या नापसंद करना, ऑफ एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वैसे बातें जो इस बात को एक्सप्रेस करता है कि सरकार की जो एक्शंस है, कार्य है, उससे आप नापसंद करते हो। जैसे कि सरकार के द्वारा फार्म बिल लाया गया, कई लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेक्शन किया। CAA वाला लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो उसके खिलाफ कई लोगों ने ये किया। तो उसको ये नहीं कह सकते कि देशद्रोही है, ये कहना चाह रहा है। डिसअप्रोवेशन का मतलब नापसंदगी ऑफ एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं उसको डिसअप्रूव करना, विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग्स विच जनरेट द inclination to cause public disorder by acts of violence would not be penal। तो इसमें कहा गया है, जो केदारनाथ सिंह का जो फैसला आया था, जिसमें सेडिशन के बारे में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या जर्नलिस्ट अगर कोई ऐसा कमेंट, टिप्पणी करता है जो कि स्ट्रांगली वर्डेड है, मतलब कठोर शब्द का इस्तेमाल करता है, डिसअप्रोवेशन है, सरकार के जो एक्शंस हैं उसके खिलाफ नापसंदगी है, ठीक है, तो कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या शामिल होना चाहिए? शामिल इस बात को का होना चाहिए कि उसके बोलने से ऐसा कोई फीलिंग जनरेट ना हो जो कि कारण बने किसका? पब्लिक डिसऑर्डर का, पब्लिक के बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दे, ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। यानी आप बोलते हो तो ठीक है, चलो ठीक है, बोलने की आज़ादी है, बट कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए और जिसकी वजह से वायलेंस फैल जाए। यानी अगर ऐसा नहीं होता है आपके बोलने से तो वुड नॉट बी पिनल। पिनल का मतलब इसमें सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। इसी बात का हवाला कर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अभी सुनाया है विनोद दुआ के पक्ष में। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ बोलते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के एक्शन के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, ऐसी बातें एक्सप्रेस करते हैं जिससे किसी तरह का हिंसा या पब्लिक डिसऑर्डर पैदा नहीं होता है, तो एक कानून के नज़र में कोई अपराध नहीं है, इसके लिए सज़ा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आप हिंसा भड़क जाए तो सज़ा माना जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। द लॉ ऑन सेडिशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जो कानून है सेडिशन के ऊपर, हैज़ कम अ लॉन्ग वे मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। कम अ लॉन्ग वे एक फ्रेज नोट कर लीजिएगा, टू बी सक्सेस, यानी सक्सेसफुल रहा है। फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रिटिश एरा जजेस, कब से? जब से निर्माण हुआ है ब्रिटिश एरा के जजेज का, कॉमर, पेथरम एंड आर्थर स्टार्की। दैट, उनका कहना है कि फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन, जो असंतोष की भावना है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, सरकार के प्रति, कैनोट, कैनोट का मतलब होता है एक्सप्रेस, एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, जो कि एक्सप्रेस करता है एब्सेंस ऑफ अफेक्शन, उसके प्रति प्रेम, हेटर्ड, नफरत, एनिमिटी, दुश्मनी, डिसलाइक, नापसंद, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एंड एवरी फॉर्म ऑफ इल विल, इल विल का मतलब होता है दुर्भावना, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, सरकार के प्रति। ठीक है, टू द मोर rational reading that only a pernicious tendency to create public disorder would be an offense। अब इसमें भी कहा गया है कि अगर तार्किक तौर पे देखें, रैशनल का मतलब तार्किक, लॉजिकल, अगर रीडिंग करें इनके जजमेंट का, तो ये पता चलता है कि अगर एक सज़ा का प्रावधान तभी है जब ए परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक, टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर वुड बी एन ऑफेंस। अगर इनसे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है तब ये क्या है? एक ऑफेंस है, अपराध है।
यानी कहना ये चाह रहा है कि ऊपर के अगर हम लोग देखें, और जो अभी जो ब्रिटिश एरा की जो बात कही जा रही है उसमें कहा गया कि इसमें अगर आप डिसअफेक्शन की फीलिंग है, असंतोष की भावना है सरकार के खिलाफ, आपका एब्सेंस ऑफ अफेक्शन है, हेटेड है, इम्यूनिटी है, सब चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण हानिकारक प्रभाव पड़े पब्लिक डिसऑर्डर पे। तब तक ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक ये पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करता है। इसमें भी यही बात कही गई है, यानी जो इसका इतिहास रहा है वो लंबा रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। तो अगर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे ये फैसला सुनाया कि जो जर्नलिस्ट हैं विनोद दुआ, उनको रिलीफ दिया जाए और इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, किस आधार पे, तो आप बोलेंगे कि 1962 का एक फैसला था केदारनाथ सिंह का, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के प्रति असंतोष की भावना प्रकट करता है या फिर सरकार के काम से यानी कार्यों से असंतुष्ट है या उसको डिसअप्रूव करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है। हाँ, उसकी वो अपराधी तब कहलाएगा जब उसके कुछ बोलने से हिंसा भड़के, पब्लिक डिसऑर्डर हो। अगर ऐसा होता है तभी उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ये फैसला था। इसी बात को अगर हम लोग देखें तो कुछ मिलता जुलता जो ब्रिटिश समय में ये भी कहा गया था कि सरकार के प्रति तो हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है किसके पक्ष में, विनोद दुआ के पक्ष में। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। 8 फिर भी अगर देखें, इट अपीयर्स दैट, ये प्रतीत होता है कि एवरी जनरेशन, हर जनरेशन नीड्स अ जुडिशियल इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी हर एक जो जनरेशन है या जनरेशन होता है जो इस, जैसे देखो अभी का बता रहा है, पहले के भी बता रहा है, तो इसका इस तरह से जुडिशियल रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 रीजन्स हैं। द सेडिशन 124 remains on the statute book and that powerful political figures and their minors are unable to take criticism in their stride। कहा जा रहा है कि ये जो 124A है ना सेक्शन, ये रहता है केवल किताब में, स्टैट्यूट मतलब होता है कानून की किताब में, एंड दैट की पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, जो ज़्यादा ताकतवर पॉलिटिकल फिगर्स हैं, व्यक्तित्व हैं, एंड देयर मीनियंस का मतलब होता है उसके फॉलोवर्स, आर अनेबल नॉट एबल टू टेक क्रिटिसिज्म इन देयर स्ट्राइड, यानी जो क्रिटिसिज्म उनको किया जाता है उनको शांति ढंग के माहौल में उसको सुलझाने में नाकामयाब हैं। एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है, जो अभी देख रहे हो ना फ्रेज़, कि टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड, लिख लीजिएगा। टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को शांतिपूर्ण तरीके से डील करना। टेक समथिंग इन देयर स्ट्राइड, तो जो ताकतवर पॉलिटिकल फिगर्स हैं और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो क्रिटिसिज्म को शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल करने में अनेबल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। इनएक्टमेंट या इनएक्टेड, अगर ऐसा इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है जो कि अधिनियमित है, कानूनी है। तो अधिनियमित इनएक्टेड टू पुट डाउन जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली वोकल प्रेस, सेक्शन 124A इज इसेंशियली अ प्रोविजन विच सिक्स टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशनल वैनिटी। इनएक्टेड जो प्रावधानिक है, जो प्रावधान में है, टू पुट डाउन जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म, पुट डाउन का मतलब होता है दबाना, सप्रेस करना, किसको, जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म को, जो जर्नलिस्टिक यानी जो मीडिया का जो क्रिटिसिज्म है, ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल तो समझ रहे हैं जो ब्रिटिश समय से जो कॉलोनीज हैं उस समय से, उसके प्रशासन को, फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली वोकल प्रेस, किसके माध्यम से, वोकल प्रेस के माध्यम से,
सेक्शन किसके तहत 124A इज इसेंशियली महत्वपूर्ण ढंग से अ प्रोविज़न एक प्रावधान है विच जो 6 ट्राई करता है टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशनल वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है उसकी जो आबरू है कह लो, या उसकी प्राइड कह लो। यानी ये जो है 124A, इसके तहत जो प्रोविज़न है इससे क्या सरकार की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो प्राइड है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है सेक्शन 124A के द्वारा। फ्रॉम डिसअप्रोवेशन का मतलब होता है नापसंदगी, डिसअप्रूवल, यूजिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। किस बात को देखते हुए? जो पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर के लिए उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, सिक्योरिटी के देखते हुए, ऑफ द स्टेट एज अ बिग लीफ। अब बिग लीफ फिग लीफ है। फिग एक तरह का पौधा है, अंजीर या ऐसा कुछ पौधा होता है जिसके लीफ बड़ा होते हैं। और अब फिग लीफ एक सिंबोलिज्म है जिसके तहत ये कहने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रॉब्लम को हाइड करने का प्रयास करना, छुपाने का प्रयास करना। तो फिर से समझ लेते हैं इसको कि जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म को पुट डाउन करना, मतलब सप्रेस करना, जैसे कॉलोनियल समय से चला आ रहा है। ठीक है। सेक्शन 124A जो है इसके अंतर्गत एक प्रकार का प्रोविज़न है, प्रावधान है जो ट्राई करता है सरकार के जो इंस्टीट्यूशन है उसको प्राइड की रक्षा करने का। किस चीज़ से? नापसंदगी से। और इस बात को किस चीज़ में छुपा लिया जाता है? तो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिप में इसको छुपा लिया जाता है। यानी सरकार की जब आलोचना होती है तो सरकार इस बात को हवाला देते हुए अपनी बात रखती है कि इससे पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और 124A का इस्तेमाल करती है। यानी अपने लीफ के, यानी एक लीफ है, यानी इसको इसके तहत हाइड कर लेती है। यानी हर बार जब उसको सेडिशन का चार्ज लगाना होता है किसी के ऊपर तो ऐसी चीज़ का हवाला लेती है। इट हैज़ ऑफन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, कंट्री है, समझ लीजिएगा। इट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग वेग एंड ओवरबोर्ड। इट किसके लिए है? ये जो प्रावधान है इसके लिए। इट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज, हमेशा से आलोचना होती रही है, फॉर बीइंग होने के लिए। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट एंड ओवरबोर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेंदी। जैसे इट्स यूज़ ऑफ टर्म्स सच एज ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट। सरकार को हेटेड और कंटेम्प्ट के दायरे में लाना। एंड डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। और डिसलॉयलिटी का मतलब अनिष्ठा एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, किसी भी तरह के दुश्मनी का जो फीलिंग्स होता है। अब देखिए 124 सेक्शन अगर देखें तो इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स ऐसे जिससे लगता है कि सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना हुई तो कंटेम्प्ट का मतलब निंदा करना, घृणा करना। ठीक है। तो हेटेड हो, कंटेम्प्ट हो, ऐसा वर्ड तो हमेशा कोई भी आदमी बोलेगा तो ये सारे वर्ड्स तो आएंगे ही ना। तो इससे थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। और किसको हेल्प करता है? कंटिन्यूज़ टू हेल्प द पुलिस टू इन्वोक का मतलब रेफ़र करना। इट जो बातें ऊपर कही गई है, व्हेनेवर देयर इज ईदर अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल डिपिक्शन। डिपिक्शन का मतलब होता है चित्रण ऑफ अनरिस्पॉन्सिव और इनसेंसिटिव रूलर्स। जब किसी अनरिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हो, और इनसेंसिटिव होता है, रूलर्स हैं, उसके खिलाफ कुछ भी बोला जाता है तो सरकार इस बात का हवाला देती है। कौन सी बात? जो ऊपर में लिखी हुई है कि सरकार के प्रति अगर हेटेड रखोगे, कंटेम्प्ट निंदा करोगे, डिसलॉयल्टी बरतोगे, फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी रखोगे तो आपके ऊपर सेडिशन के चार्ज लग जाएंगे। यानी एक खामियां है 124 का जो सेक्शन है उसमें। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए गए हैं जो कि पुलिस को हेल्प करता है रेफ़र करने के लिए, इसको, इस बात को और इशारा करके, और ये लोगों को इसके तहत सेडिशन के चार्जेस लगा देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब कोई अनरिस्पॉन्सिव और इनसेंसिटिव रूलर्स होते हैं उसके खिलाफ अगर क्रिटिसिज्म करते हैं, चाहे स्ट्रांग हो या क्रिटिकल, आलोचना के लिए, डिपिक्शन का मतलब चित्रण करना, पोर्ट्रे करना, उसका अगर हम लोग चरित्र चित्रण करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर पुलिस हावी हो जाती है और ऊपर में जो बातें कही गई है उसका हवाला देते हुए आपको
सेडिशन के चार्जेस के तहत गिरफ्तार करती है या फिर आपके ऊपर चार्जेस लगाती है। द एक्सप्लेनेशन दैट डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस और मेजर्स विद अ व्यू टू अल्टरिंग देम बाय लॉफुल मीन्स विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। कहा गया एक्सप्लेनेशन कि डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, सरकार के द्वारा जो एक्शन लिए जाते हैं उसके प्रति नापसंदगी रखना, डिसअप्रूव करना एंड डिसअपॉइंटेड होना, और मेजर्स विथ अ व्यू टू अल्टरिंग देम, और कोई ऐसा कदम उठाना जिस इस व्यू के तहत कि उसको चेंज किया जाए। बाय लॉफुल मीन्स, अगर कानूनी तौर पे, विल नॉट बी इक्वल टू एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप सरकार के खिलाफ, सरकार के कार्यों की अगर आप आलोचना करते हैं, उसको नापसंद करते हैं और कोई कदम उठाते हैं, कानूनी कदम, ये नहीं कि आप तोड़ फोड़ करना शुरू कर दो, अगर कोई कानूनी कदम उठा करके उसको चेंज करने का अगर प्रयास करते हैं तो इसको एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इज़ नॉट एनफ टू रेस्ट्रेन ऑथोरिटीज़ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। एक कहना, एक्सप्लेनेशन, ये बोल देने से, केवल ये जो बातें बोल देने से जो ऊपर कही गई है, इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है, टू रेस्ट्रेन का मतलब रोकना, ऑथोरिटीज़ मतलब अधिकारी, फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मुकदमा चलाने से आप नहीं रोक सकते हैं। यानी एक कह करके आप मुकदमा लगाने से भी अपने अधिकारी को नहीं रोक सकते हैं। इसमें क्लियर कट कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, कोई प्रावधान क्लियर है नहीं। द मिसचिफ लाइज इन द लैटिट्यूड गिवन टू द पुलिस। अब गलती जो है कहाँ है, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? तो क्रिएट हो रही है फ्रीडम, लैटिट्यूड का मतलब होता है फ्रीडम, जो किसको दिया गया है? पुलिस को दे दिया गया है। बाय द इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप, किसके द्वारा? जो इनसिक्योर हैं, जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी सरकार रहेगी कि जाएगी। पॉलिटिकल लीडरशिप टू कम डाउन ऑन, कम डाउन ऑन का मतलब होता है पनिश करना, किसी को सप्रेस करना। द गवर्नमेंट्स एडवर्सरीज, एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधी। तो सरकार के जो विरोधी हैं, सरकार के खिलाफ जो बोलते हैं, उनको पनिश करने के लिहाज से पुलिस को स्वतंत्रता दे दी गई है। ये सबसे बड़ी गलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। यानी पॉलिटिकल लीडरशिप जो इनसिक्योर है, यानी उसकी आलोचना बर्दाश्त नहीं करता है अपनी, तो उसने पब्लिक को पूरी छूट दे दी है, जिसका कारण ये होता है कि ऐसे मामले आते हैं। यानी सरकार के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा देते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द बेंच डिड नॉट गो इन टू द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द पुलिस रजिस्टरिंग FIR। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बेंच है, जजों का समूह होता है, वो बेंच कहलाता है, डिड नॉट गो, नहीं गया उस पहलू में जो पॉलिटिकल मोटिवेशन को दिखाता है, किसके प्रति? बिहाइंड द पुलिस रजिस्टरिंग द FIR। यानी इस तह में, इस पहलू पर ध्यान कोर्ट का नहीं गया, जिसके अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मोटिवेशन के कारण पुलिस किसी के खिलाफ केस रजिस्टर करती है। पुलिस खुद नहीं करती है, पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तब वो करती है। उस बात की ओर ध्यान कोर्ट का नहीं गया, ये कहना चाह रहा है। विदाउट चेकिंग इफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज प्रेजेंट। तो ये बिना चेक कर किए हुए FIR दर्ज कर लेती है कि जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो तत्व होने चाहिए, जिसके अंतर्गत इंसाइटमेंट मतलब होता है प्रोवोक करना, वायलेंस इज प्रेजेंट, यानी वायलेंस फैलाने वाले तत्व प्रेजेंट है या न प्रेजेंट है, इस पे सोचे विचारे ही FIR दर्ज करवा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के मोटिवेशन के द्वारा। इस पहलू की ओर कोर्ट का ध्यान नहीं गया। द कोर्ट्स वर्डिक्ट ब्राइटन्स द होप, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो ब्राइटन का मतलब और थोड़ा अच्छा बना देता है, होप दैट द सेक्शन वैलिडिटी विल बी रीएग्जामिन्ड, जो सेक्शन है उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, उसको फिर से उस पर विचार किया जाएगा। फॉर नाउ, तब तक, इट इज़ अ ब्लो फॉर फ्री स्पीच। ब्लो का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन कह लो या डिसअपॉइंटमेंट कह लो, निराशा कह लो, किसके लिए? फ्री स्पीच के लिए और मीडिया फ्रीडम के लिए। जब तक इसके ऊपर फिर से रीएग्जामिन नहीं होगा, तब तक फ्री स्पीच, जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो, और मीडिया के फ्रीडम पर क्या है, एक तरह से अभी निराशा का बादल छाया हुआ है, तब तक जब तक फिर से इसको रीएग्जामिन न किया जाए।
थोड़ा सा समय लेकर के फिर से इसको समझ लीजिए। मैंने जैसा बोला था ये कॉम्प्लेक्स है, तो शुरू से लास्ट तक समझ लीजिए इसको क्या कहा गया है। शुरू में बात कही गई कि इससे समझ लो कि जो क्वेश्चन कर लिया गया यानी खारिज किया गया, क्या एक मुकदमा हुआ था हिमाचल प्रदेश के एक जर्नलिस्ट के ऊपर, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि उसके बोलने से, भड़काऊ भाषण देने से पब्लिक ऑर्डर जो है डिसऑर्डर्ड हो सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, किसको रेफ़र करते हुए, केदारनाथ सिंह का जो 1962 का एक वर्डिक्ट था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर कोई सरकार के प्रति असंतोष की भावना प्रकट करता है, सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन का विरोध करता है, जिससे किसी तरह का वायलेंस होने की संभावना नहीं है, तो उसके ऊपर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, वो सज़ा का अधिकारी नहीं है। इस बात को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल की अगर बात करें, उस समय भी यही बात कही गई थी कि अगर सरकार की आलोचना होती है और किसी प्रकार का हानिकारक हिंसा उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर किसी तरह के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 124A जो है, जिसमें खामियां क्या है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसका सहारा लेकर के पुलिस और पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट नहीं कही गई हैं। इसमें कहा गया कि सरकार के प्रति नफ़रत की भावना, दुश्मनी की भावना, आलोचना करने की भावना, अगर ये सब है तो ये राजद्रोह में आएगा, जिसमें 124A का जो सेक्शन है, जिससे स्पष्ट न होने की वजह से अक्सर पुलिस जो है इसका फ़ायदा उठा करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा देती है। तो एक गलती हो गई है सुप्रीम कोर्ट से कि सारे चीज़ों को तो इन्होंने देखा, लेकिन इस बात पे विचार नहीं किया कि कहीं पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर के पुलिस मुकदमा तो दर्ज नहीं कर रही है, इसके बावजूद भी कि उसके बोलने से किसी तरह का हिंसा उत्पन्न होगा या नहीं होगा, फिर भी उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा देती है, बिना सोचे विचारे उसके ऊपर FIR दर्ज कर लेती है। तो इन सब पहलुओं पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए था। बहरहाल जो स्थिति ये है कि ये फैसला ऐसा एक उम्मीद पैदा करता है कि फिर से इस सेक्शन को, यानी 124A जो सेक्शन है सेडिशन से रिलेटेड, इसको फिर से री एग्जामिन किया जाएगा और भविष्य में इससे कुछ फ़ायदा होंगे। तब तक जो स्थिति है वो अभी डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है, फ्री स्पीच के मामले को लेकर के और मीडिया के फ्रीडम को लेकर के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।